हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूथ कंपटीशन को पढ़ रहे हैं, यानी कि इसका जो सॉल्व पेपर है उसको हम लोग देख रहे हैं लोक सेवा आयोग का। ये 1990 से लेकर आज तक यानी कि 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए लोक सेवा से संबंधित उनको हम लोग इसमें देखेंगे। इसमें पूरा समाहित है जो यूथ कंपटीशन है। 31,000 क्वेश्चंस का ये संकलन है और ये सॉल्व पेपर है। इसी को हम लोग देख रहे हैं। और जो हमारा पहला टॉपिक है, इसमें हम लोगों ने दो टॉपिक स्टार्ट किया है, यानी कि दो सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है। एक भारत की राज्य व्यवस्था और दूसरा आधुनिक भारत का इतिहास। आज का हमारा ये चौथा टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग मराठों को देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन इसमें मराठों से संबंधित है, 8 9 10 को आज कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 15 से 20 मिनट की क्लास रहेगी ये, उसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर आगे पांचवी क्लास देखेंगे। साथ ही हम बताते चले आपको, इसी के साथ एक भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान, उसको हम लोग देख रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने अभी तक 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। उसमें भी चौथा टॉपिक, हाँ चौथा, 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। उसका अगला टॉपिक जो है, जो आएगा वो प्रस्तावना से संबंधित होगा। वो भी कल सुबह तक आ जाएगा। आज मॉर्निंग में हमने एक क्लास अपलोड कर दिया है सुबह 6 बजे, और ये वाली क्लास शाम को 6 बजे आपको मिल जाएगी। शाम को 6 बजे आपको मिल जाएगी। दो क्लासेस जो हमारे चैनल पे अपलोड होती है, सुबह 6 बजे जो कि पॉलिटी का होता है, शाम 6 बजे जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का होता है। ये सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं। फिर उसके बाद जब इसमें इसका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग कोई और सब्जेक्ट जैसे कि ज्योग्राफी को उठा लेंगे, फिर ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा जो यूथ कंपटीशन का 31,000 वाला शॉर्ट पेपर है ये कंप्लीट हो जाएगा। और क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 12 अक्टूबर को यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम है और नवंबर में आरओ मेंस है, तो ये काफी महत्वपूर्ण एग्जाम है। और यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए ये जो दो टॉपिक है, यानी कि जो हिस्ट्री और पॉलिटी है, इन दोनों को मिलाकर लगभग 40 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और अगर इसमें ज्योग्राफी को ऐड ऑन कर दे तो 60 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यानी कि ये आपका सिलेक्शन निर्धारित करता है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये आपका ये निर्धारण करता है। साथ में ही जो आरओ मेंस है उसमें भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों सब्जेक्ट। तो उसी के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं और एक्सप्लेन के साथ कर रहे हैं, यानी कि जो चीजें आई है, जितना चीजें आई हुई है उन्हीं चीजों को देख रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग इसके व्याख्या को देख रहे हैं, ताकि जो चीजें, जो डाउट हो वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए, वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है आधुनिक भारत का इतिहास से, यानी कि पार्ट नंबर 4 जो हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग देखेंगे। जिसमें हम लोग मराठा को पढ़ रहे हैं, आंग्ल मराठा संघर्ष को पढ़ रहे हैं, आंग्ल मराठा संघर्ष को पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही हम आपको बता दें, जो हम लोग मराठा संघर्ष की बात कर रहे हैं, तो आंग्ल मराठा में 3 युद्ध होते हैं। कितने? 3 युद्ध होते हैं। 3 युद्ध होते हैं। 3 युद्ध होते हैं अंग्रेजों और मराठों के बीच। अंग्रेजों और मराठों के बीच 3 युद्ध होते हैं। युद्ध 3 कौन कौन से थे? एक, प्रथम आंग्ल मराठा, प्रथम आंग्ल मराठा। दूसरा आंग्ल मराठा, क्या? दूसरा आंग्ल मराठा, दूसरा आंग्ल मराठा। फिर उसके बाद तीसरा आंग्ल मराठा, क्या? फिर उसके बाद तीसरा आंग्ल मराठा, तीसरा आंग्ल मराठा, तीसरा आंग्ल मराठा, तीसरा आंग्ल मराठा होता है। ये अगर हम बात करें तो 1775 से 1782 के बीच में होता है। 1775 से 1782 और जो दूसरा है वो 1803 से 1805 के बीच होता है। जो दूसरा है 1803 से 1805 के बीच में होता है। और जो तीसरा होता है वो 1818 के बीच में होता है। 1818 के बीच में होता है। अगर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो इसमें जो सालबाई की संधि होती है, सालाबाई की संधि होती है, सालबाई की संधि होती है, कब होता है? 1782 में। 1782 में सालबाई की संधि होती है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो था, इसमें जो मराठों के जो अन्य राज्य थे, जो अलग अलग क्षेत्रों पे राज्य करते थे, उनसे युद्ध हुआ था। और साथ में जो पेशवा के साथ इनका संधि हुआ था उसको हम लोग देखेंगे, जिसको कहते हैं बेसिन की संधि। क्या? बेसिन की संधि।
बेसिन की संधि जो होती है ये 1802 में होती है। 1802 में 1802 में बेसिन की संधि होती है, बेसिन की संधि होती है। और तीसरा जो होता है, तीसरा जो होता है वो पूना की संधि होती है। पूना की संधि, पूना की संधि कब होती है? 1818 में। 1818 में पूना की संधि होती है। अगर हम बात करें गवर्नर जनरल कौन कौन सा था, तो जो प्रथम आंग्ल हमारा मराठा युद्ध था, इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स था। और जो दूसरा गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। और जो तीसरा में था, तीसरा आंग्ल जो मराठा युद्ध हुआ था उसमें कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। लॉर्ड लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था ये तीसरा इसमें था आंग्ल मराठा, तीसरे युद्ध में ये गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल था। तो ये सारी चीजें रहे, इन सारी चीजों को हम लोग आगे अब क्वेश्चन में इससे संबंधित क्वेश्चन ही ज्यादा रहेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन ही ज्यादा रहेंगे। ये तीनों जो आंग्ल मराठा युद्ध था उसको हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला ही है कि मराठों के संदर्भ में आपको बताना है कि मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया है मराठा चौथा और सरदेशमुखी के रूप में कर वसूल करते थे। ये चौथा और सरदेशमुखी के रूप में कर वसूल करते थे। मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सही है। अगर हम बात करें इसकी, ऑप्शन दिया है केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, और केवल और न तो एक न तो दो। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो अब हमको पहले इससे जान लेना होगा कि चौथ क्या होता था। चौथ क्या होता था? ये चौथ की अगर हम बात करें तो एक प्रकार का कर होता था, एक प्रकार का कर होता था जो जो वार्षिक कर होता था। वार्षिक कर था, जो वार्षिक कर था ये उस क्षेत्रों से लिया जाता था, ये उन क्षेत्रों से लिया जाता था जैसे जो मुगल के क्षेत्र थे, जो अन्य के क्षेत्र थे, उससे इसका 1/4 भाग लिया जाता था। कितना? 25% हिस्सा लिया जाता था। 25% हिस्सा लिया जाता था 1/4, यानी कि उपज का 1/4 लिया जाता था। उपज का 1/4 लिया जाता था। क्यों लिया जाता था? ताकि ये उन क्षेत्रों पे लूटपाट ना करे, ताकि ये उन क्षेत्रों पे लूटपाट ना करे, उनको बचाने, मराठों से बचाने के लिए उनको 1/4 चौथ के रूप में देना पड़ता था। अब हम बात करते हैं सरदेशमुखी की। सरदेशमुखी की बात करें, सरदेशमुखी ये उपज का 1/10 होता था, 1/10 हिस्सा होता था, 1/10 हिस्सा होता था। ये उन क्षेत्रों से लिया जाता था, ये उन क्षेत्रों से लिया जाता था जहां जिस क्षेत्र में मराठों, यानी कि जिस क्षेत्र पे मराठों का वंशानुगत 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 यानी कि जो क्षेत्र वंशानुगत था, जो क्षेत्र मराठों का वंशानुगत था, जिसपे इनका अधिकार था, उस पे ये 1/10 लिया जाता था। 1/10 टैक्स के रूप में लिया जाता था। ये कर के ऊपर, ये चौथ के ऊपर भी कर था, यानी कि वो क्षेत्र, ये तो जो क्षेत्र था वो तो था ही, ये कर के ऊपर कर था। 1/10 इनको अपने क्षेत्र पे जो था, जो इनका क्षेत्र था उस पे लिया जाता था, जिसे सरदेशमुखी कहा जाता था, जिसे सरदेशमुखी कहा जाता था। ये एक अतिरिक्त कर था, ये एक अतिरिक्त कर था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो पहला ऑप्शन इसका है मराठा चौथा और सरदेशमुखी के रूप में कर वसूल करते थे। दूसरा है 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया। याद रखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध नहीं है, ये पानीपत का द्वितीय युद्ध नहीं है, ये तृतीय युद्ध था। पानीपत का तृतीय युद्ध था, जिसमें जिसमें मराठा जो है हार जाते हैं, जिसमें मराठा जो है हार जाते हैं। ये द्वितीय युद्ध नहीं था, ये तृतीय युद्ध था। इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से सही उत्तर की बात किया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। मराठा जो है वो चौथ और सरदेशमुखी वसूलते थे, मराठा जो है चौथ और सरदेशमुखी वसूलते थे। आगे बढ़े हम लोग। बाकी इसको आप लोग देख लीजिएगा कि मराठों ने 14 जनवरी 1761 में अफगानों के विरुद्ध हुए पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया था, न कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में। मराठों ने राजस्व के क्षेत्र में चौथा और सरदेशमुखी कर को वसूल किया था। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़े। इसमें दिया है कि बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन, बाजीराव को
द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष जो है ना लंदन कौन गया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन कौन गया था? ऑप्शन है अजीमुल्लाह खां, तात्या टोपे, उमर पाशा, रंगो बापूजी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अजीमुल्लाह खां। कौन? अजीमुल्लाह खान इसका आंसर हो जाएगा। अजीमुल्लाह खां जो थे ये बाजीराव को दी जाने वाली पेंशन के लिए नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी करने के लिए ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सामने उपस्थित होते हैं। कहां पे? लंदन में। क्या नाम था इनका? अजीमुल्लाह खां। अजीमुल्लाह खां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन अजीमुल्लाह खां थे। अजीमुल्लाह खां नाना साहब के प्रधान सलाहकार थे। क्या प्रधान सलाहकार किसके थे? नाना साहब के। कौन? अजीमुल्लाह खां। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 75। बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? तो इनके दत्तक पुत्र का नाम था नाना साहब। क्या नाम था? नाना साहब इनके दत्तक पुत्र का नाम था। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इनके दत्तक पुत्र का नाम क्या था? नाना साहब। बढ़ते हैं हम लोग आगे। बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम नाना साहब था। 1824 को वेणुग्राम में माधव नारायण राव के घर में जन्मे नाना साहब को वर्ष 1827 में पेशवा बाजीराव बल्लाल राव भट्ट द्वितीय ने गोद लिया था। पेशवा बाजीराव के यहाँ रहते हुए नाना साहब ने घुड़सवारी, हथियार चलाना और कुशल राजनीति के गुण सीखे। पेशवा बाजीराव की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उनका पेंशन रोक दिया। पेंशन रोक दिया किस आधार पर रोक दिया था? क्योंकि ये दत्तक पुत्र थे। क्योंकि ये दत्तक पुत्र थे। बाद में नाना साहब ने तात्या टोपे के साथ मिलकर 1857 में ब्रिटिश राज के खिलाफ कानपुर में ये बगावत प्रारंभ किया था। किसने? नाना साहब ने। नाना साहब ने। ये दत्तक पुत्र थे। पेशवा बाजीराव के ये दत्तक पुत्र थे, इसलिए इनका पेंशन जो है कि वो रोक दिया था। आपको पता होगा हड़प नीति के तहत जो कि क्या नाम है उनका, लॉर्ड डलहौजी आया था जब 48 में गवर्नर जनरल बन के भारत का, तो उसने दत्तक पुत्र यानी हड़प नीति बताया था कि जो दत्तक पुत्र होंगे वो राजा नहीं कहलाएंगे, वो राजा नहीं कहलाएंगे। जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा वो राज्य हमारे राज्य में मिला लिया जाएगा। तो ये दत्तक पुत्र है, इसलिए इनको पेंशन रोक दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो मराठा ने किया। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठा ने किया। आपको पता होगा जब 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, वहां से अंग्रेजों ने बंगाल पे अधिकार किया। फिर 1764 में इसने बंगाल के पे और अधिक अधिकार किया, साथ में इसने अवध को और साथ में मुगल बादशाह पे अधिकार किया। उसी बीच में यानी कि 1761 में मराठा जो थे 1761 के पानीपत तृतीय युद्ध में हार जाते हैं अफगानों के विरुद्ध, अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध। इससे पहले यानी कि 1761 के पहले अगर हम बात करें तो आपको पता होगा 1707 में जब अंग्रेजों का यानी कि औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो जो औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मुगल शासन का पतन प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद जो शासक आए वो उतने योग्य नहीं थे कि वो अपने शासन को चला सके, और उसमें एक उभरती हुई राज्य के रूप में कौन उभरा? तो मराठा उभरा था। ये काफी मजबूत स्थिति में थे, लेकिन 1761 में ये पानीपत के युद्ध में हार जाते हैं, और इस तरीके से इनका भी यहाँ पे अंत हो जाता है। पूरी तरीके से अंत नहीं हो जाता है, इनकी शक्ति कमजोर हो जाती है और अंग्रेज जो है वहां से उठ जाते हैं, क्योंकि उसी समय वो 1757, 1764 फिर आगे धीरे धीरे मैसूर, फिर मराठा, इन सबको धीरे हुए हराते ये क्या नाम है कि भारत पे अधिकार कर लेते हैं। उसी बीच में यानी 1707 से 1761 के बीच में मराठों ने सबसे अधिक विरोध किया था। किसका? अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था भारत में? मराठों ने किया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्याख्या में अगर देखें तो भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक यानी कि प्रबल विरोध जो है वो मराठों द्वारा किया गया था, परंतु पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के पश्चात भारत में मराठों की श्रेष्ठता जो है कि समाप्त हो गई, जिसका अंग्रेजों ने लाभ उठाया। वेलेज अली ने 1802 में पेशवा को वेसिन की सहायक संधि करने के लिए बाध्य किया, और सन 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों का पूर्ण उन्मूलन कर दिया। भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित कर दिया, मराठों को समाप्त कर दिया गया, यानी कि मराठों का उन्मूलन कर दिया गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 77। 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? 1817 में पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया, ये बात पूछा जा रहा है।
तो दौलत राव सिंधिया, बाजीराव द्वितीय, अप्पा साहब, मल्हार राव होलकर। ये 1817 1818 भी लिखा रहता है कहीं कहीं, 1817 की बात है। 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया? तो बाजीराव द्वितीय ने किया था। किसने किया था? बाजीराव द्वितीय ने किया था। किसने? बाजीराव द्वितीय ने किया था। और इस संधि के द्वारा क्या हुआ था कि पेशवा पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और ये राज्य जो है ना अब अंग्रेजों के राज्य में मिला लिए गए। दूसरी चीज इस समय जो गवर्नर जनरल था तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था ये इस समय गवर्नर जनरल था। याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात की जा रही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यानी कि अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी इसको देख लीजिएगा। 13 जून 1817 को पुणे की संधि हुई जिस पर पेशवा बाजीराव द्वितीय ने हस्ताक्षर किया था। इसके द्वारा मराठा संघ भंग कर दिया गया तथा पेशवा का नेतृत्व समाप्त हो गया। मराठा संघ जो था उसको भंग कर दिया गया और पेशवा का नेतृत्व समाप्त कर दिया गया। पेशवा को अहमदनगर का दुर्ग, बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत का अधिकार कंपनी को देना पड़ा तथा पूना में अंग्रेजी सेना रखने की अनुमति भी पेशवा को देनी पड़ी तथा पूना में अंग्रेजी सेना रखने की अनुमति भी पेशवाओं को देनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 78 की पहला दिया है इसमें अर्जन गांव की संधि, दूसरा दिया है इसमें देवगांव की संधि, तीसरा दिया है बशीन की संधि। इसमें क्या करना है? निम्नलिखित कूट के से संधियों के सही कालानुक्रम को बताना है। निम्नलिखित मतलब कि सही कालानुक्रम को बताना है। इसमें अब अर्जन गांव की संधि की बात करते हैं। सुरजी अर्जुन गांव की संधि की बात करते हैं। ये 30 दिसंबर कब होता है? 30 दिसंबर 1803 में सिंधिया और अंग्रेजों के बीच होता है। अब हम बात करते हैं देवगांव की संधि की बात करें तो ये 17 दिसंबर 1803 में भोसले और अंग्रेजों के मध्य होता है। और बेसिन की संधि की बात करें, आपको पता है 1802 की बात की जा रही है। 31 दिसंबर 1802 ये किसके बीच होता है? बाजीराव यानी कि पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। अब इसमें क्या मिलाना है? इसमें मिलाना है कि कूट से सही संधियों का कालानुक्रम बताना है। 30 दिसंबर 1803 और 17 दिसंबर 1803 यानी पहले देवगांव की संधि आ जाएगी, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा पहले 2, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, फिर ऑप्शन यानी कि पहले क्या हो जाएगा? 1802 यानी कि पहले ऑप्शन 3 हो जाएगा, ये ऑप्शन 3, फिर उसके बाद ऑप्शन 2, फिर ऑप्शन 1, यानी कि 3 2 1 सही हो जाएगा। 3 2 1 यानी कि ऑप्शन डी इसका जो है, ऑप्शन डी जो है ये इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करें तो देखिए कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो इसको कई क्षेत्रों में बांट दिया गया था। एक मूल रूप से 4 क्षेत्रों में बांटा गया था। और अगर हम बात करें उसमें कौन कौन से थे तो एक देखिए, एक थे गायकवाड़। कौन? एक थे गायकवाड़। कौन था? एक थे गायकवाड़, दूसरा थे कौन? होलकर। फिर तीसरे थे सिंधिया। तीसरे कौन थे? तो पहला गायकवाड़, दूसरा होलकर, तीसरा सिंधिया, चौथा भोसले। चौथा कौन था? भोसले। अब इनका क्षेत्र कौन सा था? अगर इनके क्षेत्र की बात करें तो इनका क्षेत्र कौन सा था? अगर इनके क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र कौन सा? पहला बड़ौदा हो जाएगा। गायकवाड़ जो थे बड़ौदा के थे।
गायकवाड़ जो थे बड़ौदा के थे, गायकवाड़ जो थे बड़ौदा के थे, और जो होलकर थे, होलकर होलकर जो थे इंदौर के थे, इंदौर। और सिंधिया जो थे वो ग्वालियर में थे, ग्वालियर। और भोसले जो थे वो नागपुर में थे, नागपुर में थे ये भोसले थे। पेशवा कहां पे था, अगर बात करें पेशवा की, पेशवा जो बाजीराव द्वितीय था वो कहां पे था, तो पूना की बात करता है, पूना की बात। यहाँ पे ये शासन करते थे। इन पांचों को याद करिएगा, क्योंकि ये आपसे पूछ लिया जाएगा। एक तरफ आपका गायकवाड़ दे देगा, एक तरफ आपका होलकर, और एक तरफ सिंधिया भोसले, ये चार ऑप्शन एक साइड देगा और ये ऑप्शन दे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा गलत है या कौन सा सही है, या ये सारी मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिए, गायकवाड़ के बड़ौदा, यानी कि गायकवाड़ जो थे वो बड़ौदा के थे, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, और नागपुर के भोसले, और पेशवा पूना, ये याद रखिएगा इसको। और इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 79। बाकी बेसिन की संधि अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था 31 दिसंबर 1802 को, और देवगांव की संधि भोसले और अंग्रेजों के बीच 17 दिसंबर 1803। फिर इस संधि के अनुसार भोसले ने अंग्रेजों को बालासोर सहित कटक का प्रांत तथा वर्धा नदी के पश्चिम का अपना राज्य सौंप दिया था। उसने नागपुर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। इस पद पर एम एल्फिस्टन को वहां भेजा गया। सुरजी अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, यानी कि 79। निम्नलिखित में से किन आधारों पर 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद, किन आधारों पर बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब के 8 लाख रुपए पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया? 8 लाख पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया, ये आपको बताना है, नामंजूर कर दिया, ये आपको बताना है। आपको पता होगा, अभी मैंने आपको बताया अजीमुल्लाह, अजीमुल्लाह, अजीमुल्लाह खां जो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष ब्रिटेन में, कहां पे, लंदन में ये उपस्थित हुए थे। किस लिए, ये किस लिए उपस्थित हुए थे, तो नाना साहब, नाना साहब की पेंशन के लिए, यहाँ पे उनका अर्जी देने के लिए यहाँ पे कहां पे गए थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लंदन में उपस्थित हुए अजीमुल्लाह खां। अब ये अगला क्वेश्चन है, ये मैंने अभी पीछे बताया कि नाना साहब बाजीराव द्वितीय का एक लड़का नहीं था, एक लड़का नहीं था, ऑप्शन ए। नाना साहब की अंग्रेजों के शत्रुओं से साठगांठ थी, तीसरा पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं थी, तीसरा बाजीराव द्वितीय की संपत्ति परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त थी। बाजीराव द्वितीय की संपत्ति जो थे परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त थी। इसमें से बताना है कि कौन सा मतलब कि सही है, कौन सा क्वेश्चन इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कि मतलब किस कारण से उसने इसको नामंजूर कर दिया। पहली बात, आपको पता है कि नाना साहब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था, ये दत्तक पुत्र था, ये दत्तक पुत्र था, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। और नाना साहब की अंग्रेजों के शत्रुओं से साठगांठ थी, ऐसा कुछ नहीं, इसलिए नहीं। पेंशन की वंशानुगत नहीं थी, पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं थी, क्योंकि इसने हड़प नीति को ला दिया था, हड़प नीति को इसने पहले ही ला दिया था। तो इस वजह से ये तीसरा जो है ना, ये भी सही हो जाएगा। बाजीराव द्वितीय की संपत्ति परिवार के भरण पोषण के लिए, ये ऑप्शन का कुछ मायने ही नहीं बनता। तो यानी कि ऑप्शन 1 और 3 ये जो है ये सही है, 1 और 3, 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इनका आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछता है कि नाना साहब की पेंशन के लिए जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सामने कौन उपस्थित हुआ था, तो अजीमुल्लाह खां, अजीमुल्लाह खां कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सामने उपस्थित हुए थे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। बाकी इसको मैंने आपको बता दिया कि बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने उसके पुत्र दत्तक पुत्र नाना साहब के 8 लाख रुपए सालाना पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया, क्योंकि पेंशन की निजी तौर पर बाजीराव द्वितीय को दी गई थी। पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं थी, और इसकी मंजूरी जो थी ना वंशानुगत नहीं थी, वंशानुगत भी नहीं थी कि एक के बाद सबको ये दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं, और दूसरी चीज ये दत्तक पुत्र भी था, वो भी ऑप्शन 1 था, बाकी वंशानुगत भी नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध की बात करता है, हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध की बात करता है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, देखिए जो बक्सर का युद्ध था वो कब हुआ था, तो 1764 में हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। और उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें तो यह युद्ध कब होता है,
1814 से 15 बोल सकते हैं, हाँ 1814 से 15, और 16 में 1816 में सुगौली की संधि होती है, सुगौली की संधि। फिर उसके बाद लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करता है 1799 में। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करता है। इसमें क्या है कि टीपू सुल्तान मारा जाता है, टीपू सुल्तान मारा जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात कर रहा है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 की बात करता है। तो ये था ऑप्शन, और इसने पूछा है कि सही नहीं है, सही नहीं है की बात करें तो पहला जो है बक्सर का युद्ध में कौन था, तो हेक्टर मुनरो था, ये ऑप्शन सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ये बंगाल का गवर्नर बनके 1786 में आया था, और ये 1793 तक यहाँ का गवर्नर रहा, 1793 तक यहाँ पे गवर्नर रहा। फिर ये एक बार 1805 में आता है, बट 1805 में गाजीपुर में गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो जाती है, गाजीपुर में मृत्यु हो जाती है, और यहीं इसका दरगाह भी है, इसका दरगाह यहीं है, कहां पे, गाजीपुर में। और किसका, कॉर्नवालिस का। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1817-18 में कहां से आ जाएगा, उसकी आत्मा थोड़ी ना वहां पे आ पाएगी। 1805 में ये पृथ्वी छोड़ चुका था, तो इस वजह से इसका आंसर क्या होना चाहिए था, अगर यहाँ पे कौन होना चाहिए था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ही होना चाहिए था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ही होना चाहिए था। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत है, यानी कि यही ऑप्शन इसका इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, गलत यही है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। बाकी ये सारी चीजों को मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से हमारा जो है कि मराठा, आंग्ल मराठा, ये सिर्फ देखिए ये मराठों से संबंधित नहीं था, मराठों से संबंधित हम आप लोग को मध्यकाल में पढ़ेंगे, मध्यकाल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मराठा पूरा का पूरा उसमें शिवाजी से लेके सबको पढ़ेंगे उसमें, और अच्छे से पढ़ेंगे, और एक एक पेशवाओं को याद करेंगे, सभी लोगों को याद करेंगे जब मराठा पूरा पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ ये 31,000 वाला जो क्वेश्चंस है उसको देख रहे हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री में यही आंग्ल मराठा युद्ध में यही लगभग 8 से 10 क्वेश्चन थे, 8 से 10 क्वेश्चन थे, उनको हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, उनको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब अगला जो हमारा होगा टॉपिक, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब को देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब को देखेंगे, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सारी चीजों को एक एक करके हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमारे क्या नाम है कि कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। क्योंकि आपको पता है कि देखिए अब इतनी मोटी किताब जो है, आपको पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि यार इतना मोटा किताब कैसे पढ़ा जाएगा, बट आप जब एक धीरे धीरे चीजों को पढ़ेंगे ना, डेली आपके लिए कितना बहुत ज्यादा, अगर आप डबल स्पीड में इस वीडियो को देखेंगे तो हमको लगता है कि आज का 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। सामान्यतः 30-35 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट में लेता हूं, अगर एवरेज निकालें तो 30 क्वेश्चन यानी कि 60 मिनट, बट 30 क्वेश्चन में आपके लगभग 60 क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं, बहुत सारी चीजें, नई जानकारी आपको वहां पे मिलती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।